वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक से रिलेटेड डिविडेंड अकाउंटिंग को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हम पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड की एंट्रीज में क्या फर्क होता है उस पर बात करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम इंटरिम और फाइनल डिविडेंड और कैश और बोनस डिविडेंड दोनों एरियाज को ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर कवर कर रहे होंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्योंकि क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड के साथ हो सकते हैं, तो इस डिफरेंस को डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर रहे होंगे। तो वन बाय वन इन सारे आइटम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड है क्या। डिविडेंड जो है, एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स और ऑनर्स, शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं, ऑनर्स भी कह सकते हैं, तो उनको जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड को तब रिकग्नाइज करना चाहिए जब वो डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर होने का मतलब ये है कि वो अप्रूव होता है बाय रेलिवेंट अथॉरिटी। अब रेलिवेंट अथॉरिटी जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक है वो ये है कि अगर डिविडेंड साल के दौरान जो है डिसाइड किया जाए कि दिया जाएगा तो उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, और उसको अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। जबकि फाइनल डिविडेंड जो कि ईयर एंड के बाद दिया जा रहा होता है, तो उसको जो है वो मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उसके अंदर वो उसको अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर्स जस्ट रेकमेंड कर रहे होते हैं। और डिविडेंड जो है वो यूजुअली जो है ना विद इन फ्यू डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन पे हो जाता है। जो करंट पाकिस्तानी लॉ है उसके मुताबिक 10 वर्किंग डेज के अंदर जो है पे हो जाना चाहिए। तो एक जमाने तक तो ये पॉसिबल था कि आपका डिविडेंड पेएबल अक्सर शो हो रहा होता था। अब रिसेंटली जो है ना डिविडेंड पेएबल शो होना बहुत ही कम इसकी पॉसिबिलिटी बन गई है, क्योंकि जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसके 8 से 10 दिन के अंदर, 10 वर्किंग डेज के अंदर उसने पे हो जाना है। और इवन कई जगह पर लॉ के अंदर ये डिस्कशंस भी जा रही हैं और रेगुलेटर्स चाहते हैं जैसे एसईसीपी वगैरह कि ये टाइम मजीद कम करके 3 वर्किंग डेज तक ले आया जाए। तो इसका मतलब ये है कि डिविडेंड पेएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक इन फ्यूचर जो है वो खत्म होता जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। मोस्टली जो कंपनीज, खासतौर पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं, वो 2 स्टेजेस के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर डिविडेंड दे रही होती हैं। एक साल के दौरान जिसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और ये इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर किया जाता है और इसे डिक्लेयर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, इसमें इसको जो रिकग्नाइज किया जाता है वो सेम ईयर में फौरन रिकग्नाइज कर लेते हैं, यानी जिस टाइम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला हुआ उसी टाइम पर उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो 2023 में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा इंटरिम, वो 2023 में ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसमें फर्दर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन कर दिया और वो डिसीजन फाइनल कंसीडर होता है। अच्छा, ये इंटरिम डिविडेंड अमूमन साल में किसी भी वक्त पर हो सकता है, यानी अगर एक कंपनी का ईयर जो है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है तो मार्च में भी इंटरिम डिविडेंड आ सकता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, किसी भी टाइम पर आ सकता है। लेकिन कॉमन ये है कि इंटरिम डिविडेंड अमूमन जब एक एंटिटी अपने हाफ ईयरली अकाउंट भेजती है विद इन 60 डेज ऑफ मिड ईयर, तो तब जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, अब एक कंपनी जिसका ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, उनका मिड ईयर हो रहा होगा जून 30 पे। तो जून 30 के 60 डेज के अंदर अंदर जो है वो अकाउंट्स इशू किए जा रहे होते हैं, उसके साथ ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक ऐसी कंपनी जिसका ईयर जुलाई से जून है, तो उसका जो हाफ ईयर एंड के अकाउंट्स बन रहे होंगे वो बन रहे होंगे 31 दिसंबर। तो उससे 60 डेज के अंदर, यानी तकरीबन जनवरी या फरवरी के एंड तक जो है डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरी टाइप का डिविडेंड है जिसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। ये फाइनल डिविडेंड जो है वो डिटरमिन किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड पर और कंपनी के एनुअल प्रॉफिट्स की बेस पर। तो अमूमन एक कंपनी के डायरेक्टर्स ये देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएं तो वो ये देखते हैं कि कितने प्रॉफिट्स हुए हैं। ज्यादा प्रॉफिट्स हों तो ऑब्वियसली वो कोशिश करते हैं कि शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड दे दिया जाए, और जहां पे प्रॉफिट्स कम हुए हों तो फिर फैसला किया जाता है कि कम डिविडेंड देना चाहिए। तो ये डिविडेंड प्रपोज यानी रिकमेंडेशन जो इसमें होती है वो डायरेक्टर्स की होती है, लेकिन इसकी जो डिक्लेरेशन या अप्रूवल है वो बाय शेयर होल्डर्स होता है। तो जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं तो ये तब ड्यू होता है, तब ऑब्लिगेशन बनती है। अब फाइनल डिविडेंड जो है, इसका मतलब है कि अगर 2022 का फाइनल डिविडेंड है तो वो बेसिकली रिकग्नाइज हो रहा होगा 2023 में। तो जिस ईयर का फाइनल डिविडेंड कह रहे होते हैं हम, उससे नेक्स्ट ईयर में उसकी एजीएम में हो रही होती है,
क्योंकि ईयर एंड होने के अमूमन 120 डेज के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तब मेंबर्स जो है ना उस मीटिंग के अंदर उसको अप्रूव करते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो अगर एक कंपनी का ईयर 2022 का ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर 2022 को, तो लेट्स से कि उनकी एजीएम हुई है 24 अप्रैल को 2023 में, तो तब जाकर वो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा होगा और हम उसको तब रिकॉर्ड करेंगे। अब जब डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करते हैं तो शेयर होल्डर्स उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मुकम्मल रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अमाउंट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये बात आपने थोड़ा सा जहन में रखनी है कि शेयर होल्डर्स जो है ना एक्सेप्ट, रिजेक्ट या रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते। ये एक लीगल पर्सपेक्टिव है। इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि डायरेक्टर्स बिजनेस को चला रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि बिजनेस में कितने पैसों की जरूरत है, तो अगर उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स इंक्रीज कर दें तो बिजनेस चलाने में मुश्किल हो सकती है डायरेक्टर्स को। अब हम डिस्कस करेंगे कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड की जर्नल एंट्रीज को। कैश डिविडेंड की एंट्री बड़ी सिंपल है कि रिटेन अर्निंग्स में से हम पेमेंट कर देते हैं, तो रिटेन अर्निंग्स कम हो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और अगर पेमेंट कर दिया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और अगर अभी तक पेमेंट नहीं हुई तो डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो जाएगा। बोनस डिविडेंड की एंट्री हमने एक वीडियो कवर की थी, इशू ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन, बोनस इशू। उसके अंदर भी हमने इसको कवर किया था कि जब बोनस डिविडेंड दिया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है। जब बोनस डिविडेंड दिया जाता है तो उसकी एंट्री रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, यानी इसमें हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर कैश के बजाय शेयर्स दे रहे होते हैं। तो कैश डिविडेंड में कैश दिया जा रहा होता है, जबकि बोनस डिविडेंड में शेयर्स दिए जा रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन अब करेंगे। तो क्वेश्चन है कि मारिया लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 100 ईच का एक शेयर है, 600 मिलियन टोटल वैल्यू है, शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग गिवन है। फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज अवेलेबल, जिसमें हमें 2022 और 2023 के इंटरिम और फाइनल डिविडेंड दिए हुए हैं। इंटरिम में कैश डिविडेंड कंपनी ने दिया और फाइनल में के टाइम पर बोनस डिविडेंड दिया। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड देखें, बताया हुआ है कि डिक्लेयर हुआ विद हाफ ईयरली अकाउंट्स ऑन 17 अगस्त ईच ईयर, क्योंकि कंपनी का ईयर जनवरी से दिसंबर है, तो इसकी जो ईयर एंड मिड ईयर होगा, हाफ ईयर होगा, वो जून 30 को हुआ होगा, तो जुलाई और अगस्त 60 डेज के अंदर अंदर 17 अगस्त आ जाती है। फिर है शेयर होल्डर्स को जो फाइनल डिविडेंड है वो 25 अप्रैल को दिया गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जर्नल एंट्रीज पास करें फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। अब इंटरिम डिविडेंड तो जिस साल से रिलेट करता है उसी में रिकॉर्ड होता है, तो 2023 के अंदर इंटरिम रिकॉर्ड होगा, लेकिन फाइनल डिविडेंड जो है वो नेक्स्ट ईयर में जाकर अप्रूव होता है और तब रिकॉर्ड होता है। तो जो 2022 का है वो 2023 में अप्रूव होगा और इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब 2022 का जो इंटरिम डिविडेंड है दिस वन, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका होगा ऑलरेडी 2022 में। इसी तरह ये जो 15% लिखा हुआ है फाइनल बोनस डिविडेंड 2023 में, इसका अप्रूवल 2024 में जाकर मिलेगा। तो 2024 में जब अप्रूवल मिलेगा तब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, अभी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब हम एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाने के बाद देखें कि जो आपका फाइनल डिविडेंड है, पहले ये वाला, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 20%। अब 600 मिलियन का शेयर कैपिटल है, इसके शेयर कैपिटल की जो पार वैल्यू होती है टोटल, उसके ऊपर आपने डिविडेंड का रेट अप्लाई करना होता है। तो 25 अप्रैल को रिटेन अर्निंग्स हमारी डेबिट हो जाएंगी और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये बोनस डिविडेंड है। तो उसके बाद ये जो 12% का डिविडेंड दिया हुआ है ये 17 अगस्त को पे होगा क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है। अब ये 17 अगस्त को जब पे होगा तो देखें आपका जो शेयर कैपिटल है पहले 600 का था, फिर 120 से मजीद क्रेडिट हुआ, तो शेयर कैपिटल का बैलेंस हो गया 720। तो अब ये जो 12% का रेट अप्लाई होगा ये 720 के ऊपर अप्लाई होगा, और क्योंकि इंटरिम डिविडेंड कैश में दे रहे हैं तो हम रिटेन अर्निंग को जब डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को, और अगर अभी तक पेमेंट नहीं हुई तो फिर डिविडेंड पेएबल को। मोस्टली वैसे पेमेंट हो जाती है इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देना चाहिए। तो आप इस 720 के ऊपर 12% का रेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 86.4 मिलियन, जो हमने वैल्यू यहां पर यूज की।
इसके बाद क्यूमुलेटिव डिविडेंड और नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड होता है वो दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं क्यूमुलेटिव और एक को कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसा डिविडेंड जो है ना वो हमें अकाउंटिंग में कंसीडर करना होता है, चाहे कंपनी ने डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, दोनों सूरतों में उसको हमने उसकी अकाउंटिंग करनी है। इसकी वजह यह है कि क्यूमुलेटिव डिविडेंड का मतलब ही ये है कि अगर आपने किसी साल में क्यूमुलेटिव डिविडेंड पे नहीं किया तो फ्यूचर ईयर्स में पे करना पड़ेगा। जब भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने लगेंगे तो उससे पहले पे करना पड़ेगा। जब अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा तो इसका एक्रूवल रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे ये डिक्लेयर हो या ना हो, क्योंकि इसने ऑब्लिगेशन तो बनना है, इसने पे तो होना ही होना है अल्टीमेटली। तो अभी उसको पेबल के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके मुकाबले में जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होता है, ये अगर किसी साल कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं थे या कोई और वजह थी जिसकी वजह से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किए, तो एक साल अगर डिविडेंड नहीं पे हुआ तो अगले सालों में जाकर वो पे नहीं करना होगा। तो ऐसा डिविडेंड जो है ना फिर डिक्लेयर हो तो हम रिकॉर्ड करते हैं, डिक्लेयर ना हो तो हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो सिर्फ तब अमाउंट इसकी आपने कंसीडर करनी है अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो, वरना नहीं करनी, क्योंकि अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो अगले सालों में जाकर वो वाला डिविडेंड जमा नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा और पे नहीं करना होगा। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कवर करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि ज़ारा लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू 12% क्यूमुलेटिव डिविडेंड इन एरियर्स, यानी जैसे ईयर एंड होता है तो उस पर क्यूमुलेटिव डिविडेंड इन एरियर्स उनको मिलता है। हाउएवर नो डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड। अब देखें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्योंकि ये क्यूमुलेटिव डिविडेंड है तो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो हमने इसको रिकॉर्ड करना है। तो 31 दिसंबर का जब ईयर एंड आएगा तो उस पर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में 31 दिसंबर डेट लिखेंगे। रिटेन अर्निंग डेबिट होगी क्योंकि रिटेन अर्निंग में से ही डिविडेंड दिया जाता है। और 400 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन पे 12% डिविडेंड बनता है 48 मिलियन। तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे और प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ये क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुआ तो अभी पे भी नहीं हुआ होगा, तो इसमें आपने बैंक को क्रेडिट नहीं करना, प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल को ही क्रेडिट करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।